हेलो फ्रेंड्स, परीक्षा धाम में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। आपने इसमें कुछ स्थल रूपों को जरूर देखा होगा जो चित्र में दिखाए गए हैं, जैसे पर्वत, पहाड़, मैदान, नदियाँ, ये सब। पृथ्वी की सतह सभी जगह एक समान नहीं है। पृथ्वी पर अनगिनत प्रकार के स्थल रूप हैं। स्थल मंडल के कुछ भाग ऊंचे, नीचे तथा कुछ समतल होते हैं। ये स्थल रूप दो प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जिस पर आप खड़े हैं, जिस मैदान पर, उसमें धीरे धीरे गति हो रही है। पृथ्वी के अंदर लगातार गति हो रही है। प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है और कहीं धंस जाती है। पहाड़ी के बारे में देखते हैं। पहाड़ी वह स्थलीय भाग है जो आसपास की भूमि से ऊंची उठी होती है, उसे पहाड़ी कहते हैं। पहाड़ी मैक्सिमम 600 मीटर तक ऊंची होती है। अगर 600 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को पर्वत कहा जाता है। जिस पहाड़ी की ऊंचाई 600 मीटर से अधिक होती है उसको पर्वत कहा जाता है। ये पहाड़ी है, थोड़ी बहुत इसकी ऊंचाई है। मैदानी है, इससे थोड़ी सी ऊंची पहाड़ी। पहाड़ी से और ऊंचा पर्वत होता है। दूसरी या बाह्य प्रक्रिया, स्थल के लगातार बनने और टूटने की प्रक्रिया। पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को अपरदन कहते हैं। अपरदन की क्रिया के द्वारा सतह नीची हो जाती है तथा निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा इनका फिर से निर्माण होता है। ये दो प्रक्रियाएं बहते हुए जल, वायु और बर्फ के द्वारा होती हैं। विभिन्न स्थल रूपों को उनकी ऊंचाई और ढाल के आधार पर पर्वतों, पठारों और मैदानों में बांटकर पढ़ सकते हैं। स्थल का निर्माण दो प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप होता है, एक बाह्य प्रक्रिया, दूसरा आंतरिक प्रक्रिया। आंतरिक प्रक्रिया जैसे ज्वालामुखी उद्गार, जब मैग्मा जो लावा होता है वह ऊपर निकलता है तो बड़े बड़े पर्वत पठार का निर्माण करता है, और जब भाग नीचे धंस जाता है तो उसको घाटियाँ बनती हैं। तो स्थल रूप बनने की पहली प्रक्रिया हो गई आंतरिक प्रक्रिया। दूसरी प्रक्रिया है अपरदन प्रक्रिया। अपरदन से जब बड़े बड़े जैसे बर्फ़ की चोटियाँ होती हैं जो पहाड़ों पर, जब उनका ढलान से ऊपर नीचे की ओर खिसकती हैं बर्फ़, तो इससे क्या होता है, अपरदन होता है और आके घाटियों में जम जाती हैं। तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, निक्षेपण। ऐसे जब जल मतलब नदियाँ अपने साथ पहाड़ से मिट्टियों को बहा कर ला के नीचे घाटियों में अपरदित कर देती हैं तो यह भी मैदान का रूप बन जाता है। तो अपरदन और निक्षेपण दो प्रक्रिया, बाह्य प्रक्रिया हैं जो स्थल रूप का निर्माण करती हैं। ज्वालामुखी, भूकंप, ये सब आंतरिक प्रक्रिया हैं जिससे स्थल का निर्माण होता है। पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। पर्वत मानव द्वारा नहीं बनाया जाता, यह प्राकृतिक ऊंचाई है। पर्वत का शिखर छोटा होता है और आधार चौड़ा होता है। ऐसे ये शिखर ये छोटा है, आधार चौड़ा है। आसपास के क्षेत्र में से बहुत ऊंचा होता है। पर्वत आसपास के क्षेत्र से बहुत ऊंचा होता है। कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊंचे होते हैं। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे जलवायु कैसी होती जाएगी, ठंडी होती जाएगी। ऊंचाई बढ़ने पर जलवायु ठंडी होती जाती है। कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ़ की नदियाँ होती हैं और उन्हीं को हिमानी कहती हैं। जो पर्वतों पर नदियाँ बर्फ़ के रूप में जमी रहती हैं उनको हिमानी कहा जाता है। यहाँ कुछ ऐसे भी पर्वत हैं जो समुद्र के भीतर हैं, जिन्हें आप नहीं देख सकते। कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं। वहाँ का धरातल खड़ी ढाल वाला होता है तथा कृषि योग्य भूमि की कमी होती है। पहाड़ों पर खेती करना उतना ही आसान नहीं होता है। पर्वत एक रेखा के क्रम में भी व्यवस्थित हो जाता है जिसे श्रृंखला कहा जाता है। जब पर्वत ऐसे ऐसे एक रेखा में व्यवस्थित होते हैं तो इनको क्या कहा जाता है, श्रृंखला। बहुत से पर्वतीय तंत्र समानांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं जो सैकड़ों किलोमीटर में फैले होते हैं। समांतर श्रृंखला में जब पर्वत होते हैं सैकड़ों किलोमीटर इनकी लंबाई होती है। हिमालय जो एशिया में है, आल्प्स जो यूरोप में है और एंडीज दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। पर्वतों की ऊंचाई और आकार में भिन्नता होती है। पर्वत 3 प्रकार के होते हैं, वलित पर्वत, भ्रंशोत्थ पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत। हिमालय तथा आल्प्स दोनों वलित पर्वत हैं जिनकी सतह ऊबड़ खाबड़ और शिखर कैसा है, शंक्वाकार है। भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। अपरदन की प्रक्रिया के कारण यह श्रृंखला घिस गई है। उत्तरी अमेरिका का एप्लेशियन और रूस का यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं और इनकी ऊंचाई कम है। ये बहुत पुराने वलित पर्वत हैं।
भारत की जो अरावली है विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। और अपलेशियन जो उत्तर अमेरिका में है यह भी पुराने वलित पर्वत हैं। और यूराल पर्वत भी पुराना वलित पर्वत है। घिस के ये सब मैदान का रूप ले चुके हैं लगभग। जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप में विस्थापित होता है तब भ्रंशोत्तर पर्वत का निर्माण होता है। जब पर्वतों का बहुत बड़ा भाग टूट जाता है और मान लो ये खड़े खड़े पर्वत हैं, इधर से प्रेशर पड़ा, इधर से प्रेशर पड़ा, ये बीच में टूटकर ऐसे गड्ढे बन गए या ज़्यादा प्रेशर से ऊपर का भाग ऐसे उठ गया तो कौन सा पर्वत बनता है? भ्रंशोत्तर पर्वत बनता है। इन ऊपर उठे हुए खंड को उत्खंड या हास्ट तथा नीचे धसे हुए खंड को द्रोणिका भ्रंश या ग्रावेन कहते हैं। जैसे ये दोनों पर्वत रहा होगा, इनमें फोर्स पड़ा तो बीच में दोनों क्या हुए, ये भाग टूटकर नीचे खिसक गया तो ये नीचे वाला भाग द्रोणिका भ्रंश हो गया। जो भाग ऊपर उठा है इसको उत्खंड भ्रंश कहा जाता है। उत्खंड या हास्ट और इसको द्रोणिका को ग्रावेन भी कहा जाता है। यूरोप की राइन घाटी तथा वास्जेज पर्वत भ्रंशोत्तर पर्वत के उदाहरण हैं। जो राइन घाटी है इससे घाटी भी बनती है तो ये घाटी कैसे हो जाएगी? भ्रंशोत्तर घाटी, जैसे यूरोप की राइन घाटी है। और वास्जेज पर्वत भी भ्रंशोत्तर पर्वत के उदाहरण हैं। ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं। जैसे अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो ज्वालामुखी पर्वत है और जापान का फ्यूजियामा पर्वत ज्वालामुखी पर्वत है। जब ज्वालामुखी क्रिया द्वारा जो लावा होता है मैग्मा के रूप में पृथ्वी पे ऊपर आ जाता है और ऐसे बड़ा सा जमाव बना लेता है और पर्वत का आकार ले लेता है, इसी को ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। पर्वत बहुत लाभदायक होते हैं। पर्वत जल के संग्रहागार होते हैं, यहीं से नदियों का स्रोत निकलता है। जलाशयों के जल को लोगों तक पहुंचाया जाता है। पर्वतों के जल का उपयोग सिंचाई और पनबिजली के उत्पादन में भी किया जाता है। नदी घाटियाँ और वेदिकाएं कृषि के लिए उपयुक्त होती हैं। पर्वतों में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां और जीव जंतु पाए जाते हैं। वनों से हमें ईंधन, चारा, आश्रय और दूसरे उत्पाद जैसे गोंद, रेजिन इत्यादि प्राप्त होते हैं। सैलानियों के लिए पर्वतीय भाग उपयुक्त स्थान है। वह पर्वतों की यात्रा उनकी प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए करते हैं। विभिन्न प्रकार के खेल जैसे पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग, स्कीइंग पर्वतों के प्रचलित खेल हैं। पर्वत बहुत लाभदायक हैं, जैसे कि बहुत से बड़े बड़े नदियों के स्रोत पर्वतों से ही होते हैं और जीव जंतु पेड़ पौधे सब पर्वतों में ही पाए जाते हैं। पर्यटक के रूप में भी पर्वतों का बहुत महत्व है। पठार उठी और सपाट भूमि होती है। पठार कैसी होती है? उठी और सपाट भूमि होती है। ये आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है। पठार आसपास के क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक उठा होता है और इसका ऊपरी भाग मेज के समान सपाट होता है। पठार का जो ऊपरी भाग होता है वह मेज के समान सपाट होता है। किसी पठार के एक या एक से अधिक किनारे होते हैं जिनके ढाल खड़े होते हैं। पठार की ऊंचाई प्रायः कुछ 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक हो सकते हैं। पर्वतों की तरह पठार भी नए या पुराने हो सकते हैं। भारत में दक्कन पठार पुराने पठारों में से एक है। केन्या, तंजानिया और युगांडा का पूर्वी अफ्रीकी पठार, ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार इस प्रकार के पठार के उदाहरण हैं। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। इसकी ऊंचाई माध्य समुद्र तल से 4000 से 6000 मीटर तक है। तिब्बत का पठार जो है विश्व का सबसे ऊंचा पठार है और इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 4000 से 6000 मीटर तक होती है। पठार बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि उनमें खनिजों की प्रचुरता होती है। यही कारण है कि विश्व के बहुत से खनन क्षेत्र पठारी भागों में स्थित है। अफ्रीका का पठार सोना और हीरो के खनन के लिए प्रसिद्ध है और भारत में जो छोटा नागपुर पठार है यह लोहा, कोयला और मैग्नीज के बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं। पठार की क्या विशेषता है? ये इसमें बहुत प्रचुर मात्रा में खनिज संसाधन पाए जाते हैं। पठारी क्षेत्रों में बहुत से जलप्रपात हो सकते हैं क्योंकि यहाँ नदियाँ ऊंचाई से गिरती हैं, इसीलिए पठारी क्षेत्रों में जलप्रपात भी बनते हैं। भारत में छोटा नागपुर पठार पर स्वर्णरेखा नदी पर हुंडरू जलप्रपात और कर्नाटक में जोल प्रपात पठारी जलप्रपात के उदाहरण हैं। लावा पठार जो होते हैं उनमें काली मिट्टी की प्रचुरता होती है और काली मिट्टी
उपजाऊ और खेती के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है। पठार इसलिए भी उपयोगी होते हैं। पठारों में रमणीय स्थल भी होते हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। मैदान के बारे में पढ़ते हैं। मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं। वह सामान्यतः माध्य समुद्री तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते। मैदान समतल भूमि होते हैं और माध्य समुद्री तल से इनकी ऊंचाई 200 मीटर से अधिक नहीं होती। कुछ मैदान काफ़ी समतल होते हैं तथा कुछ उर्मिल तथा तरंगित हो सकते हैं। कुछ मैदान उर्मिल और तरंगित हो सकते हैं। अधिकांश मैदान नदियों और उनकी सहायक नदियों द्वारा बनते हैं। नदियाँ पर्वतों के ढालों पर नीचे की ओर बहती हैं तथा उन्हें अपर्दित कर देती हैं। नदियाँ जब पर्वतों के ढाल से नीचे की ओर बहती हैं तो उन्हें अपर्दित कर कर अपने साथ अपर्दित पदार्थों को ले आती हैं और इन पदार्थों में जैसे पत्थर, बालू और सिल्ट को उगलाकर घाटियों में निक्षेपित कर देती हैं। जब नदियाँ पर्वतों से नीचे उतरती हैं तो अपने साथ पत्थर, बालू, सिल्ट और पदार्थ लेके आके घाटियों में छोड़ देती हैं, निक्षेपित कर देती हैं और इन्हीं निक्षेपों से मैदान का निर्माण होता है या मैदान बनता है। सामान्यतः मैदान बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं और यहाँ परिवहन के साधनों का निर्माण करना आसान होता है। मैदान क्या होते हैं? बहुत उपजाऊ होते हैं। यहाँ परिवहन के साधन का निर्माण करना बहुत आसान होता है, इसलिए ये मैदान में विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं। इसलिए मैदान क्या होते हैं? मैदान में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। पठार, पर्वत सबकी अपेक्षा मैदान में क्या होते हैं? सबसे अधिक जनसंख्या होते हैं। नदियों के द्वारा बनाए गए कुछ बड़े मैदान एशिया और उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। एशिया में स्थित भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान और चीन में यांगत्से नदी का मैदान नदियों द्वारा बनाए गए प्रमुख मैदान हैं। मैदान मनुष्यों के रहने के लिए सबसे उपयोगी क्षेत्र होते हैं। यहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक होती है क्योंकि मकानों के बनाने, खेती करने के लिए समतल भूमि की प्रचुरता होती है। उपजाऊ मिट्टी के कारण यह भाग खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त होती है। भारत में गंगा का मैदान देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। मैदान में ही सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है क्योंकि यह समतल होता है और यहाँ मकान बनाने, खेती करने सब चीज़ में बहुत सरलता होती है। स्थल रूप और लोग। स्थल रूपों की विभिन्नता के अनुरूप ही मानव विभिन्न प्रकार से जीवन यापन करते हैं। जहाँ स्थल का जिस तरह रूप है वहाँ के लोग वह उसी के अनुरूप जीवन यापन करते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों का जीवन कठिन होता है। मैदानी क्षेत्रों का जीवन पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में सरल होता है। मैदानों में फसलें उगाना, घर बनाना, सड़कें बनाना पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में अधिक आसान होता है। विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों पर रहने वाले लोगों के रहन सहन के तरीकों में कुछ अंतर होता है। क्या आप उनमें से कुछ अंतरों को बता सकते हैं? जैसे पहाड़ पर रहने वालों को लोगों को पानी की समस्या होती है। अगर खेती करेंगे तो अच्छे से सिंचाई नहीं कर पाएंगे, आवागमन के साधन नहीं उपलब्ध हो पाएंगे, सड़कें नहीं इतने आसानी से बन पाएंगी जितने आसानी से समतल में बन पाएंगे। यही सब मेन अंतर होता है। कभी कभी प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, उद्गार, तूफान, बाढ़ बहुत विनाश कर देते हैं और इन आकस्मिक घटनाओं के बारे में जागरूकता पैदा कर इनमें आने वाले खतरों को हम कम कर सकते हैं। हम कितने तरीकों से जल और स्थल को उपयोग में ला सकते हैं, इसका पता हम अपने आसपास के क्षेत्रों में लगा सकते हैं। प्रायः स्थल का उपयोग गलत तरीके से करते हैं, जैसे उपजाऊ भूमि पर मकानों का निर्माण करना। जब उपजाऊ भूमि पर मकान बन जाएगा तो खेत उतनी दूर के उपजाऊ उर्वरता कम हो जाएगी और खाद्यान्न कम उत्पादन होगा। इसी प्रकार हम लोग कूड़ा किसी भी भूमि पर या पानी में फेंक देते हैं जो कि उन्हें गंदा कर देता है। हमें प्रकृति के इस महत्वपूर्ण वरदान का उपयोग इस प्रकार नहीं करना चाहिए। उपलब्ध भूमि केवल हमारे ही उपयोग के लिए नहीं है, यह हमारा कर्तव्य है कि हम आगे आने पीढ़ियों के लिए पृथ्वी को सुरक्षित रखें।